चार्ज इनसाइड कैविटी ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। यहाँ पर मैंने दो हॉलो स्फीयर लिया है जो कि कंडक्टर के मटेरियल से बना हुआ है और इसकी कैविटीज़ में मैंने पॉइंट चार्ज को रखा है। केस 1 में पॉइंट चार्ज को सेंटर पर रखा गया है हॉलो स्फीयर के, और सेकेंड केस में पॉइंट चार्ज को सेंटर से अवे रख दिया गया है। पॉइंट चार्ज कंडक्टर पे अपना इन्फ्लुएंस शो करेगा। पॉइंट चार्ज जो होता है उसकी फील्ड जो है एंटर करेगी इस कंडक्टर के अंदर कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरह से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ये एरो से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है 4 पॉइंट्स पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो उस पर जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड लगेगा। मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर के इनर सरफेस पर आना शुरू करेंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। यही चीज़ सेकेंड केस में भी होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनर सरफेस पर आना शुरू हो जाएंगे। कंडक्टर न्यूट्रल था तो इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी आना ज़रूरी है, और पॉजिटिव चार्ज केवल एक ही जगह आ सकता है। मतलब चार्ज कंडक्टर के ऊपर सरफेस पर ही आ सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए एक ही जगह बचता है, वो आएगा आउटर सरफेस का जगह। तो पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पर आ जाएंगे टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। यही चीज़ सेकेंड केस में भी होगा कि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आउटर सरफेस पर आएंगे। अब ये जो चार्ज का शिफ्टिंग हुआ है ये यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हुआ है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनर सरफेस का जो चार्ज है ये अपना फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। इसका जो सरफेस की जो चार्ज है वो फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस करेगा कि जो एक्सटर्नल फील्ड है इसको कैंसिल कर देगा। मतलब इन एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल करने के लिए या अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बहुत जल्द इतने चार्ज अपीयर हो जाते हैं सरफेस पर कि वो इस नेट फील्ड को किसी भी पॉइंट पर, कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड को किसी भी पॉइंट पर क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। दोनों ही केस में सेम सिचुएशन होगा। नेट फील्ड जो है चार्ज तब तक शिफ्ट होंगे जब तक कि नेट फील्ड अंदर के पॉइंट पर ज़ीरो ना हो जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता है जब तक कि जो सरफेस पर जो चार्ज है वो एक्सटर्नल फील्ड के को पूरी तरह से कैंसिल ना कर दे, तब तक चार्ज शिफ्ट होते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चार्ज अपीयर हुआ है सरफेस पर वो कितना है। इसके लिए मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा कंडक्टर के मटेरियल के अंदर से पास करता हुआ। कुछ इस तरह से मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर तुम बता रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी पॉइंट्स पर ज़ीरो है, तो गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा ये बताओ। फ्लक्स इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ई की वैल्यू ही ज़ीरो है तो इसका मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इस गॉसियन सरफेस से, क्लोज गॉसियन सरफेस से फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। गॉस लॉ अप्लाई कर लो। दिस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये टर्म ज़ीरो होना चाहिए। ये तभी ज़ीरो हो सकता है कि अंदर का चार्ज जो है क्यू इनसाइड शुड बी ज़ीरो। गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज ज़ीरो हो, और ये तब होगा जबकि अंदर के सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा। उसी तरह से यही चीज़ सेकंड केस में भी होगा। सेकंड केस में भी तुम्हें गॉसियन सरफेस यहाँ पर सिमिलर टू फर्स्ट केस ड्रॉ कर लो। इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, ज़ीरो आएगा, और डेट इज़ वाई अंदर के सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज अपीयर होगा और आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज अपीयर होगा। अब मैं एक पॉइंट लेता हूँ फर्स्ट केस में जो कि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर कंसीडर करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पॉइंट ये ले लिया।
इस पॉइंट पर जो है पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड कुछ इस तरह से है और इस फील्ड को मैं EP डिनोट करता हूँ। ये पॉइंट चार्ज की फील्ड है EP, P मतलब पॉइंट चार्ज। यहाँ पर फर्स्ट केस में ये बताओ कि पॉइंट चार्ज को तुमने एकदम सिमेट्रिकली सेंटर पर रखा है, तो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इनर सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि चार्ज को तुमने एकदम सिमेट्रिकली सेंटर में रखा है, तो क्यों किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा चार्ज होंगे। तो इसलिए जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट केस में इनर सरफेस पर भी यूनिफॉर्म होगा, और यही लॉजिक आउटर सरफेस पर भी लगेगा कि क्यों किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज ज़्यादा हो। तो इसका मतलब है कि आउटर सरफेस पर भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा फर्स्ट केस में यूनिफॉर्म होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट मतलब तुमने लिया है, जिस है ना, इस पॉइंट, इसको बोल देते हैं P। इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज के कारण बता दिया। अब नेट फील्ड तो किसी भी पॉइंट पर 0 है, इसका मतलब जो सरफेस पर जो चार्ज है उसका फील्ड जो है इस फील्ड को कैंसिल करेगा EP को। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनर सरफेस का कंट्रीब्यूशन कितना है और आउटर सरफेस का कंट्रीब्यूशन कितना है इस EP को कैंसिल करने में, पॉइंट चार्ज की फील्ड को कैंसिल करने में इनर सरफेस के चार्ज का कितना कंट्रीब्यूशन है और आउटर सरफेस के चार्ज का कितना कंट्रीब्यूशन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो तुम ये जो चार्ज इनर सरफेस पर है या आउटर सरफेस पर है, ये एक सेल की तरह एक्ट करेंगे, चार्ज सेल की तरह। तो इसकी फील्ड जो है किस तरह से बताओगे, चार्ज सेल की जो फील्ड होगी उसी के सिमिलर इनर सरफेस के का और आउटर सरफेस के चार्ज का फील्ड होगा। तो यहाँ पर जो है हमें ये पता होता है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, जैसे मान लो कि ये सेल है और इस पर चार्ज Q है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड होता है इस चार्ज के कारण, कैपिटल Q के कारण, वो क्या होगा, यहाँ पर E की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब देखो आउटर सरफेस के लिए तो ये P पॉइंट अंदर का पॉइंट है, और डेट इज़ वाई इस P पॉइंट पर आउटर सरफेस का जो फील्ड होगा वो 0 होगा। इसका मतलब इस P पॉइंट पर जो EP को कैंसिल करेगा वो केवल और केवल इनर सरफेस का चार्ज करेगा, का फील्ड करेगा। इनर सरफेस का जो चार्ज का फील्ड होगा उसको मैं E इन से डिनोट कर रहा हूँ। तो E इन विल कैंसिल EP, अंदर का चार्ज जो है इनर सरफेस का वही इस P है ना, वही जो है पॉइंट चार्ज के फील्ड को कैंसिल करेगा। कंक्लूज़न मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। कंक्लूज़न ये है कि पॉइंट चार्ज का फील्ड जो है उसको कैविटी के बाहर कैंसिल करने का जो रोल प्ले करता है वो करता है अंदर के सरफेस का चार्ज, बाहर के सरफेस का चार्ज का कोई रोल इस पर नहीं होता है इस केस में। सेकंड केस में हम मूव करते हैं। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट लूँगा, एक पॉइंट लेफ़्ट में और एक सेंटर के लेफ़्ट में और दूसरा पॉइंट सेंटर के राइट में। पॉइंट 1 इसको बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ पॉइंट 2। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो मैंने लिया है ये दोनों पॉइंट सेंटर से मैंने इक्वल डिस्टेंस लिया है, मतलब सिमेट्रिकल लिया है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को लिया है। पॉइंट 1 जो है पॉइंट चार्ज के पास है और पॉइंट 2 जो है पॉइंट चार्ज से दूर है। इसका मतलब पॉइंट 1 पर जो पॉइंट चार्ज का फील्ड होगा EP1 मैं लिखता हूँ, पॉइंट 2 पर जो पॉइंट चार्ज का फील्ड होगा उसको मैं लिख देता हूँ EP2। P मतलब पॉइंट चार्ज। अब EP1 और EP2 में बताओ कि ज़्यादा बड़ा कौन सा होगा। ऑब्वियसली EP1 बड़ा होगा क्योंकि EP1 पॉइंट जो है चार्ज के पॉइंट चार्ज से क्लोज है, और जितना पास होता है तो फील्ड उतना स्ट्रांग होता है। तो EP1 EP2 से बड़ा है। इसको जो कैंसिल करेगा, ये देखो नेट फील्ड तो सेकंड केस में भी कंडक्टर के किसी पॉइंट पर नेट फील्ड क्या होना चाहिए, 0। पॉइंट 1 पर भी नेट फील्ड 0 होना चाहिए, पॉइंट 2 पर भी नेट फील्ड 0 होना चाहिए। अब देखो इसको जो कैंसिल करने के लिए जो इनर सरफेस का जो फील्ड होगा उसको मैं लिख देता हूँ E इन, और E इन यहाँ पे लिख देता हूँ, इन मतलब अंदर का फील्ड, और E इन 1 लिख देता हूँ और E इन इसको मैं 2 बोल देता हूँ, E इन 2। अब ये बताओ कि पॉइंट 1 पर EP1 मतलब EP1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको मतलब पॉइंट 1 पर EP1 अगर ज़्यादा है तो फिर E इन 1 भी जो है तुम्हारा वो भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके
0.1 पर नेट फील्ड को ज़ीरो कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि 0.1 पर पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड ज़्यादा है, तो इनर सरफेस के कारण फील्ड भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर 0.1 पर नेट फील्ड 0 होगा। और इनर सरफेस है ना, ई इन की वैल्यू ज़्यादा तब होगी जबकि यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो देखो पॉइंट चार्ज के लेफ़्ट पार्ट पर ज़्यादा चार्ज अपीयर होंगे। अब बात करते हैं 0.2 पर। 0.2 पर देखो EP2 जो है वो वीक है, पॉइंट चार्ज का जो फील्ड है वो वीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो इनर सरफेस का जो फील्ड होगा E/2, उसकी वैल्यू भी कम होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस होगा है ना, इनर सरफेस के राइट साइड पे, राइट पार्ट पर जो चार्ज आएंगे ये कम आएंगे, और तभी जाकर E/2 की वैल्यू कम होगी और नेट फील्ड जो है वो 0.2 पर 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट चार्ज के फील्ड को आउटसाइड द कैविटी पॉइंट चार्ज का जो फील्ड है उसको कैंसिल करने का काम इनर सरफेस का चार्ज करता है, इनर सरफेस का रोल होता है। इनर सरफेस क्या करता है, पॉइंट चार्ज के फील्ड को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कैविटी के अंदर। कैविटी के बाहर जो है पॉइंट चार्ज की फील्ड को, ये पॉइंट जो चार्ज है इसकी फील्ड जो कैविटी के बाहर है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर देता है इनर सरफेस का चार्ज। और डेट इज़ वाई अगर मैं बोलूँ कि आउटर, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आउटर सरफेस पर जो चार्ज है उस पर, उसके ऊपर, आउटर सरफेस के चार्ज के ऊपर ये पॉइंट चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज का फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देता है इनर सरफेस का चार्ज कैविटी के बाहर। दैट इज़ वाई चार्ज जो है आउटर सरफेस पर वो एक इंडिपेंडेंट होते हैं अंदर के चार्ज से, बिल्कुल है ना। पॉइंट अंदर कैविटी के अंदर का जो पॉइंट चार्ज है उससे एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। और डेट इज़ वाई तुम जो आउटर सरफेस पर जो चार्ज अपीयर होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होंगे। और तुमने देखा कि अंदर के सरफेस पर जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। कहाँ ज़्यादा होगा, तो देखो पॉइंट चार्ज के पास में जो पार्ट होगा वहाँ पर है ना, जैसे लेफ़्ट पार्ट जो है पॉइंट चार्ज के पास है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर ज़्यादा चार्ज आएगा। और पॉइंट चार्ज से दूर वाला पार्ट, जैसे ये राइट वाला पार्ट जो है, ये राइट वाला पार्ट ये दूर है पॉइंट चार्ज से, तो यहाँ पर लेस चार्ज आएगा। तो इस तरह से तुम बता सकते हो कि आउटर सरफेस पर है ना, सेकंड केस में यूनिफॉर्म चार्ज होगा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम लास्ट एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब तुम ड्रॉ करोगे यहाँ पर, तो फर्स्ट केस में तो देखो सिमेट्रिकली प्लेस रख किया है तुमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही सिमेट्रिकल होगा, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होगी वो इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ बढ़ता है। तो फर्स्ट केस में एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आउटर सरफेस का जो चार्ज होगा उसके कारण भी जो फील्ड लाइंस होगा एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं होगा। और अगर तुम आउटर है ना, अगर आउटर सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको अगर तुम इमेजिन करो कि पीछे कहीं किसी पॉइंट पर मिलाने की कोशिश करो, अगर एक्चुअली ये पास नहीं करेगा पीछे, लेकिन अगर मिलाने की कोशिश करो तो ये एक्चुअली जो है आउटर सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डाइवर्ज होते हुए दिख रहा है। और किस पॉइंट से, तो सेंटर्स पे डाइवर्ज होते हुए तुमको दिखेगा। अब मैं सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज से ड्रॉ करूँगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। और सरफेस पर देखो परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुछ इस तरह से होगा। सरफेस पर इट विल बी कर्व्ड, सरफेस पर ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस तरह से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। दिस द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो आउटर सरफेस की बात करो तो आउटर सरफेस पर तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पहले केस की तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर भी होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आउटर सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डाइवर्ज होते हुए तुमको दिखेगा। और अगर तुम ये सोचो कि किस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए दिखेगा, तो अगर तुम इसको पीछे ले जाने की कोशिश करोगे
एक्चुअली में नहीं ले जाना है, मतलब इमेजिन करना है, तो वो किस पॉइंट पर जाते हुए दिखेंगे, तो सेंटर पर, स्फीयर के सेंटर पर, ना कि पॉइंट चार्ज पर।